लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि मेटल और नॉन मेटल को हम कैसे एक दूसरे से अलग करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि उनकी जो मेटल है उनमें लस्टर है, डक्टिलिटी है, मैलेबिलिटी है, तो वो बेसिक चीजें हमने उनके बारे में पढ़ ली हैं। अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं, वो एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं, वो एयर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, वो एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। तो इस वीडियो में हम वो सारा का सारा पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे उनकी रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? ये एक टाइप से टेबल टाइप है जिसमें हमने मेटल को अरेंज कर रखा है उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से। रिएक्टिविटी का मतलब क्या है? रिएक्ट करने की टेंडेंसी क्या है, कौन जल्दी रिएक्ट करती हैं, कौन थोड़ा सा मतलब स्लोली रिएक्ट करती हैं। तो जो बहुत जल्दी रिएक्ट करती हैं उसको मैं बोलता हूँ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। जो थोड़ी सी फिर बीच की हैं कुछ, फिर कुछ जो बहुत कम रिएक्टिव हैं। तो उस हिसाब से मैंने उनके ऑर्डर में अरेंज कर रखा है और उस अरेंजमेंट को मैं कहूँगा रिएक्टिविटी सीरीज। इसके अलावा हम मेन मकसद हमारा क्या है, हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हमें अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग तरीकों की जरूरत पड़ेगी। जैसे जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं उनको अलग करना थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, तो उनको अलग करने के लिए थोड़ा सा अलग प्रोसेस है। जो बीच की जो मॉडरेट रिएक्टिविटी है जिनकी, उसके लिए उनके लिए थोड़ा सा अलग प्रोसेस होगा। जो बहुत कम रिएक्टिव हैं उनके लिए थोड़ा सा अलग, और जो बहुत कम रिएक्टिव हैं उनको निकालना कंपैरेटिवली बहुत आसान है। जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं उनको निकालना बहुत मुश्किल है। तो उनके उस रिएक्टिविटी के बेस पर ही उनके अलग अलग प्रोसेसेस हैं। इसके अलावा हम इसमें कुछ बेसिक जो टर्म्स हैं, जैसे गैंग कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। जैसे हम अर्थ क्रस्ट से उसको निकाल रहे हैं किसी भी मेटल को, तो उसके साथ जो इम्प्योरिटी होगी, जो इम्प्योरिटी सैंड पार्टिकल होंगे, उसी को मैं क्या कहूँगा, गैंग कहूँगा। बहुत सिंपल है। उसके अलावा मिनरल्स एंड ओर्स, तो इनको समझते हैं। देखिए मिनरल क्या है? ये नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस हैं जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। नेचुरली ऑकरिंग है, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। या तो वो एलिमेंट की फॉर्म में हो सकते हैं या फिर वो कंपाउंड की फॉर्म में हो सकते हैं। ये एलिमेंट या कंपाउंड, तो वो सब्सटेंसेस जो अर्थ क्रस्ट में है, एलिमेंट या कंपाउंड की फॉर्म में है, उसको हम क्या बोलते हैं? मिनरल बोलते हैं। अब उनमें से हमें निकालनी है मेटल। अब कुछ मिनरल उनमें ऐसे हैं जिनमें से मैं मेटल को आसानी से निकाल पाऊंगा, कुछ ऐसे हैं जिनमें से मेटल को निकालना थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा। तो वो मिनरल्स जिसमें से मैं मेटल को आसानी से निकाल पा रहा हूँ, बहुत कम खर्चे के साथ, आसानी से और बहुत कम खर्चे के साथ, उनको मैं कहूँगा और। यानी कि जो और्स हैं मेरे पास वो भी एक टाइप के क्या है? मिनरल हैं। बस उनमें से मैं मेटल को आसानी से निकाल पाऊंगा, और उनमें जो मेटल की जो मेटल के जो पार्टिकल हैं, या मैं कहूँ कि एलिमेंट का जो प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा मिलेगा, कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा मिलेगी, और निकालना क्या रहेगा? आसान रहेगा। तो ये मिनरल था और था। उसके अलावा इसमें कुछ जैसे रोस्टिंग है और कैल्सिनेशन है। रोस्टिंग कुछ नहीं कि जो मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले मेटल हैं वो हमें मिलते हैं सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में। सल्फाइड यानी कि सल्फर के साथ रिएक्ट किए हुए, और कार्बोनेट के फॉर्म में यानी कि कार्बोनेट के साथ रिएक्शन उन्होंने कर रखी है नेचुरली अर्थ क्रस्ट में। तो अब मुझे करना क्या है? मुझे कार्बोनेट को अलग करना है, तभी मुझे मेटल मिलेगी। मुझे सल्फाइड यानी कि सल्फर को मुझे अलग करना है, तभी मुझे मेटल मिलेगी। तो उसका रास्ता देखिए ये है कि जो सल्फर है उसको मैं रिप्लेस करूंगा ऑक्सीजन से। सल्फर को मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे? ऑक्सीजन से। कार्बोनेट को भी मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे? ऑक्सीजन से। यानी कि सल्फाइड को मैं बदल दूंगा ऑक्साइड में, और जो कार्बोनेट है उसको मैं बदल दूंगा ऑक्साइड में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। सल्फर को रिप्लेस किया ऑक्सीजन से तो रोस्टिंग, कार्बोनेट को रिप्लेस किया तो कैल्सिनेशन। ये देखिए बहुत सिंपल है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसके पास मोबाइल फोन है, तो अगर मुझे मोबाइल फोन से छीनना है तो मुझे कोई ना कोई दूसरी चीज उसको पकड़ानी पड़ेगी, तो तभी वो मोबाइल को दे पाएगा। फिर जो दूसरी चीज है उसको मतलब उसे लेना फिर थोड़ा सा क्या रहेगा? आसान रहेगा। तो बहुत सिंपल है। सल्फाइड को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किसी ऑक्साइड से, कार्बोनेट को भी मैं किसे रिप्लेस कर रहा हूँ? ऑक्साइड से। तो ये बेसिक टर्म्स हैं जिसको हम पढ़ने वाले हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल है उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस से अलग करेंगे। जो बाकी हैं जैसे हमने पढ़ लिया कि रोस्टिंग है, कैल्सिनेशन है, तो ये सारी टर्म्स हैं जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। रिएक्शंस कैसी रहेंगी, क्या क्या हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। फर्दर जो एक्चुअली प्रोसेस है मेटलर्जी का, वो किन किन चीज़ों को इन्वॉल्व करता है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, इसमें हमें पढ़ना है वही रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, विद एसिड, विद सॉल्ट ऑफ अदर मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अदर मेटल्स। तो हमें ये सारा सारा इसमें पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विद एयर के साथ। एयर से जब रिएक्शन करेंगे तो ऑब्वियस है क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा, क्योंकि उसमें क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो बनेगा हमारे पास मेटल ऑक्साइड। अब देखिए जो मेटल के ऑक्साइड हैं वो नेचर में होते हैं बेसिक, कौन से, बेसिक, और जो नॉन मेटल है उसके ऑक्साइड है, नॉन मेटल के ऑक्साइड है एसिडिक इन नेचर में। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ने की, क्या बना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये इतना ही है इसमें। अब देखिए जो अलग अलग मेटल हैं उनकी रिएक्टिविटी के बेस पर वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। जैसे सोडियम और पोटासियम, ये दोनों मेटल बहुत रिएक्टिव हैं। ये क्या है, बहुत रिएक्टिव हैं। तो ये बहुत विकोरसली रिएक्ट करती हैं, और जिस टाइम पे ये वाटर के साथ एयर के साथ जिस टाइम पे ये रिएक्ट करती हैं तो ये फायर कैच कर सकती हैं, ये आग पकड़ सकती हैं। इसलिए इनको हम रखते हैं केरोसिन ऑयल में। किस ऑयल में, केरोसिन ऑयल में, मिट्टी के तेल में इनको रखना पड़ता है, क्योंकि एयर के साथ जो रिएक्शन है इनकी उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो, ठीक है। अब देखिए मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, इनके साथ ये है कि जैसे ही ये रिएक्ट करेंगे, मान लो ये मेरे पास मैग्नीशियम का क्या है, सरफेस है, ये अच्छा नहीं बना, तो ये सरफेस है इसका, ठीक है, मान लेते हैं। अरे यार कहाँ गया, तो ये इसका सरफेस है। जैसे ही ये आएंगे एयर के कांटेक्ट में तो इनके ऊपर बनेगी हल्की सी ऑक्साइड की लेयर, हल्की सी ऑक्साइड की लेयर। अब ये जो लेयर बनी है ये फर्दर ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट नहीं करने देती, यानी कि इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऑक्सीडेशन हुआ, उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन इनका नहीं होगा, यानी कि बर्न नहीं करेंगे। अब इनको अगर हमें बर्न करना है तो इस लेयर को पहले क्या करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए और जो अपना क्या है, आयरन है। आयरन हमें पता है कि जब हम आयरन को गर्म करते हैं तो ये बर्न नहीं करता है, ठीक है, तो ये बर्न नहीं करता, ये बर्न नहीं करता। लेकिन जो आयरन की फीलिंग्स हैं, जो आयरन जो फीलिंग्स हैं वो बर्न करती हैं अच्छे तरीके से, ये चीज ध्यान रखनी है। अभी जो अपना कॉपर है, ये शायद कॉपर है, तो वो भी उसके ऊपर जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं कि एक तांबा है, ठीक है, कॉपर को क्या बोलते हैं, तांबा बोलते हैं। तो इसके ऊपर एक ग्रीनिश कलर की लेयर बन जाती है, वो उसका ऑक्साइड है, ठीक है। हमारे पास जैसे मतलब कोई बर्तन है कॉपर का, तो ये ग्रीन नहीं, ये मतलब ब्लैक सी कलर की, ठीक है। तो ब्लैक सी कलर की जो लेयर है इसके ऊपर हम जो ऑब्जर्व करते हैं वो इसकी ऑक्साइड की लेयर है। किसकी लेयर है, इसके ऑक्साइड की लेयर है, ऑक्साइड लेयर है। यहां तक कोई दिक्कत। और ये एयू, ये कौन है अपना, ये है अपना गोल्ड, और एजी कौन है, ये है सिल्वर। ये दोनों बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल हैं। क्या है, ये बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल हैं। ये एयर के साथ रिएक्ट नहीं करती, एयर के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो ये यहां तक था एयर के साथ। सोडियम पोटासियम बहुत रिएक्टिव है, केरोसिन ऑयल में रखना पड़ता है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड है, इनके ऊपर इनकी ऑक्साइड की लेयर बनती है जो फर्दर इनका ऑक्सीडेशन नहीं होने देती। तो हमें अगर फर्दर इनका ऑक्सीडेशन करना है तो हमें उस लेयर को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। कॉपर है, उसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर बनती है उसके ऑक्साइड की। आयरन नॉर्मली हमें पता है कि बर्न नहीं करता, लेकिन उसकी जो फीलिंग्स है वो बर्न करती हैं। गोल्ड और सिल्वर एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब नेक्स्ट हमारे पास है मेटल्स की रिएक्शन वाटर के साथ। तो देखिए मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास बनते हैं मेटल के ऑक्साइड और रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस, रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस बनती है, इसे ध्यान रखनी है क्योंकि ये आगे अभी काम आने वाली है।
अब देखिए, जैसा हमने बात करी कि जो सोडियम, पोटासियम और कैल्शियम है, ये ठीक ठाक रिएक्टिव हैं, यानी कि अच्छे रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो ये कोल्ड वाटर के साथ भी क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। और हमने कई बार वो जैसे वीडियोस वगैरह देखी हैं यूट्यूब पे या कहीं और, जैसे कि हम सोडियम को फेंकते हैं वाटर में तो वो एकदम से क्या करता है, पटाखे की तरह एकदम से साउंड है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ये मतलब काफ़ी रिएक्टिव है वाटर के साथ, इसीलिए इनको हम रखते हैं थोड़ा सा एयर और वाटर से दूर। जो मैग्नीशियम है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम का केस देखिए, जैसे ही हमने यहाँ क्या पढ़ा है कि मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब वो जो हाइड्रोजन गैस बनती है वो बबल, जैसे ये है मान लो हमारे पास कैल्शियम रिएक्ट किया वाटर ने, तो यहाँ पर क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। तो ये जो हाइड्रोजन गैस के बबल बने हैं इसके आसपास, उनकी वजह से ये फिर फ्लोट करने लगती हैं। क्या करने लगती हैं, फ्लोट करने लगती है, क्योंकि जो बबल्स बने हैं वो इसके सरफेस से चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो बबल हैं वो काम करने लगते हैं ये लाइफ जैकेट की तरह है, लाइफ जैकेट की तरह है। तो फिर ये फ्लोट करने लगती है मेटल। और जो हमारा जैसे कॉपर है, गोल्ड और सिल्वर है, ये रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए हम मोस्टली कॉपर को यूज करते हैं किसमें, वाटर वगैरह को स्टोर करने के लिए, बर्तन बनाने के लिए। जो एल्यूमिनियम है, आयरन है और जिंक है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर रिएक्शन दे रखी है, जैसे सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट किया, क्या बना, हाइड्रोक्साइड बना। देखिए पहले बनेगा ऑक्साइड, फिर ऑक्साइड फर्दर रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, फिर क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी कि मेटल हाइड्रोक्साइड पर जाकर हमारी बात होती है खत्म। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए मेटल एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हमने जिस टाइम पर एसिड बेस और सॉल्ट पढ़ा था उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया था कि मेटल जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। कॉपर, सिल्वर और मरकरी डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे आयरन है, मेरे पास एसिड क्या है, HCl है, क्या बना, सोल्ट बना उसका। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकली। मैग्नीशियम है, एसिड के साथ रिएक्शन, सोल्ट बना उसका, हाइड्रोजन गैस रिलीज। तो मेटल जब भी रिएक्ट करेगी एसिड के साथ, सोल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स, ये थोड़ा सा जरूरी है, इसको करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। अब देखिए रिएक्शन यानी कि अब अगर हम बात करते हैं एटम्स के आपस में रिएक्ट करने की, तो एटम्स आपस में रिएक्ट क्यों करते हैं, उनको जरूरत क्या है आपस में रिएक्ट करने की। तो यहां पर है सारा का सारा खेल उनका अपने जो भी ऑर्बिटल हैं उनको फिल करने का। कैसे फिल करना है, जैसे मेरे पास मान लो है सोडियम। ठीक है, सोडियम है 11 पर, यानी कि इसमें 11 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं फिलिंग करूं सेल्स में, हमें पता है जैसे कि ये मान लो कि एटम है, इसके बाहर ये सेल्स हैं, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके बाद एक बाहर की सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो बाहर, तो ऐसे ऐसे चलता है। तो यानी कि अगर मैं इसको लिखूं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यानी कि 281। तो अब देखिए जो लास्ट सेल है, हर एक एटम कोशिश करता है कि उसके पास जो भी सेल हैं वो फिल्ड हों, क्या हों, फिल्ड हों। जितनी भी उसके पास सेल हों वो पूरी की पूरी भरी हों। अब उसके लिए चाहे उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़े, चाहे उसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़े, तो वो उसमें हिचकिचाहट नहीं दिखाता। उसको मतलब है कि उसका जो भी सेल हैं वो पूरे के पूरे भरे हों। अब देखिए यहां पर सीन क्या है, अब इसमें मान लो मेरे पास आ सकते हैं 8, कितने आ सकते हैं 8। अब है कितने यहाँ पर, 1। तो एक तो ऑप्शन इसके पास ये है कि ये 7 कहीं से ले लें, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि इतने कौन देगा भाई। एक ये है कि इस 1 को क्या करते, डोनेट कर दे, किसी और को दे दे। तो आसान कौन सा है, 1 को डोनेट करना या किसी से 7 मांगना। तो यहां पर आसान लगता है 1 को डोनेट करना। तो जो सोडियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट कर देता है। ठीक है बात, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इसमें जो प्रोटॉन है
उनकी नंबर ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन नंबर कम है, तो आएगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब अगर मैं बात करता हूँ क्लोरीन की, तो क्लोरीन है कितने पर, 17 पर। इसकी अगर मैं कॉन्फिगरेशन लिखूँ तो 2 8 7। अब यहाँ होने कितने चाहिए, 8, होने कितने चाहिए 8, 2 8 8 हैं कितने 7। अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये 7 के साथ डोनेट कर दे किसी को, या 1 ले ले। अब ये 1 मिलना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन 7 को डोनेट करना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है। तो अब ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। अगर ये गेन करेगा तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो अब इसको तलाश है उसकी जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और सोडियम को तलाश किसकी है, जिसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ऐसे ही भटकते भटकते क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे। तो सोडियम के पास एक क्या है, एक्स्ट्रा है। क्लोरीन के पास कितने हैं, 7 है इसके पास ऑलरेडी। इसको चाहिए क्या, 1। तो ये यहाँ पर होगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हमें किसी चीज़ की जरूरत हो और कोई हमारे काम आया है, तो उसके साथ हमारे क्या बनते हैं, संबंध बनते हैं। यहाँ भी क्या बनेगा, संबंध, जिसको हम कहेंगे बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। वो बॉन्ड जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, उन बॉन्ड्स को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड्स, जो बहुत स्ट्रांग होते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है, आयनिक बॉन्ड बहुत क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, जरूरत थी, काम आए, बहुत अच्छा बॉन्ड बना है। ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर अब मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास यहाँ पर बनेगा NaCl। सोडियम क्या है, मेटल है, क्लोरीन क्या है, दोनों मेटल है। दोनों के बीच में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, बॉन्ड बना और एक नया कंपाउंड हमें मिला। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए यहां पर हमें क्या कुछ चीजें जो ध्यान रखनी वो क्या है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, जिसके पास कमी है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, बॉन्ड बनेगा। अब देखिए, क्योंकि अब इनसे जो कंपाउंड बनेंगे, जैसे NaCl बना है, वो क्या है, सॉलिड है, वो क्या है, सॉलिड है। तो यहाँ पर बात अब किसकी चल पड़ी है हमारी, अब चल पड़ी है आयनिक बॉन्ड की। किसकी, आयनिक बॉन्ड की। तो आयनिक बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब उनसे जो बनेंगे सब्सटेंसेस, वो मोस्टली क्या होंगे, सॉलिड होंगे। क्या होंगे, सॉलिड होंगे, जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ठीक ठाक लेवल का, यानी कि अच्छा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए ये जो आयनिक कंपाउंड जो हमारे पास बना है, यानी कि आयन है, क्या है ये, आयन है। तो अगर इनको कोई सॉल्वेंट मिला अच्छा सा, तो ये आयन में क्या होंगे, स्प्लिट हो सकते हैं। तो ये सॉल्युबल हैं, क्या है ये, सॉल्युबल हैं वाटर में। लेकिन जो जैसे केरोसिन है या पेट्रोल है, उनमें सॉल्युबल नहीं है, लेकिन वाटर में क्या है, ये सॉल्युबल है, अच्छे सॉल्युबल हैं। अब देखिए, क्योंकि ये जैसे ही किसी भी मान लो कि पानी में ये मिले, तो किस में होंगे, आयन में ब्रेक होंगे। अगर आयन में ब्रेक होंगे तो उस सॉल्वेंट को ये प्रोवाइड कर देंगे आयन, और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत क्या है, आयन की। ये मिले उसके अंदर, आयन प्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। लेकिन अगर मान लो सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में ये आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। अगर ये घुले हैं किसी में, उस टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो कर सकते हैं। तो ये किसके बारे में है, आयनिक कंपाउंड के बारे में। सॉलिड बनेंगे, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, अच्छे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे, किसी सॉल्वेंट में मिलेंगे तो क्या, आयन्स में ब्रेक होंगे। अगर आयन्स में ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिनरल्स और के बारे में हमने कुछ पढ़ा था, ठीक है। तो दोबारा फिर से डिस्कस करते हैं उसको। तो दोबारा फिर से डिस्कस करते हैं किसको, मिनरल को। मिनरल्स क्या है, देखिए अर्थ क्रस्ट में जो प्रेजेंट है, ये चीज ध्यान रखना है, अर्थ क्रस्ट में जो प्रेजेंट है, कौन, या तो एलिमेंट हो या कौन हो, कंपाउंड हो, जो नेचुरली अवेलेबल हैं, वो क्या है, हमारे मिनरल हैं।
जो क्या है, मिनरल है। और क्या है, बात की है हमने स्पेसिफिक टाइप के मिनरल है, वो मिनरल जिसमें से एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या हो, बहुत क्या हो, आसान हो और बजट फ्रेंडली हो। क्या हो, बजट फ्रेंडली हो, प्रॉफिटेबली हम जिसमें से एक्सट्रैक्ट कर पाए। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या हो, प्रॉफिटेबल हो, प्रॉफिटेबल, एनर्जी के हिसाब से, रिसोर्सेज के हिसाब से, ठीक है, सारे सारे खर्चा उस पर कम हो और आउटपुट हमें क्या मिले, ज़्यादा मिले और आसानी से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाए। वो जो मिनरल है उसको हम क्या कहेंगे, और कहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसकी ओर हम बात करते हैं। इसकी रिएक्टिविटी सीरीज है, उसी के बेस पर फिर हम आगे ये कैटेगराइज कर पाएंगे कि कौन सी मेटल किस तरीके से हम रिफाइन कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे उनके लिए थोड़ी से मतलब प्रोसेस थोड़ा मुश्किल होगा, जो कम रिएक्टिव होंगी वो आसानी से हमें मिल सकते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज। अब इसमें देखिए जो हाईली रिएक्टिव है, बहुत रिएक्टिव है, वो कौन है, पोटासियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है। ये तो हैं हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। ठीक है, अब इनके बाद यहां पर, ठीक है, यहां पर कौन है, जिंक है, आयरन है, लेड है और मरकरी है। ये बीच की हैं। ये कौन सी हैं, बीच की हैं, मॉडरेट रिएक्टिविटी है इनकी। ठीक है, मॉडरेटली रिएक्टिव है ये, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमने जो स्टार्टिंग में बात करी थी कि जो ये बीच की हैं उसके लिए हम दो प्रोसेस यूज करते हैं, एक तो है रोस्टिंग और एक क्या है, कैल्सिनेशन। एक क्या है, कैल्सिनेशन। रोस्टिंग कब यूज करेंगे, जब सल्फाइड और हो, जब क्या हो, सल्फाइड के फॉर्म में हो, मेटल ने रिएक्शन कर रखी हो सल्फर के साथ। और कैल्सिनेशन कब यूज करेंगे, जब क्या प्रेजेंट हो, कार्बोनेट प्रेजेंट हो। तो इसको रिमूव करने के लिए कैल्सिनेशन प्रोसेस है। रोस्टिंग किसके लिए है, सल्फर को रिमूव करने के। सल्फाइड को हम रिप्लेस कर देंगे ऑक्साइड से, कार्बोनेट को भी हम किससे रिप्लेस कर देंगे, ऑक्साइड से। प्रोसेस क्या है, एक रोस्टिंग है, एक कैल्सिनेशन है। अब देखिए जैसे जो Ag है और Au है, यानी कि सिल्वर और गोल्ड, ये लेस रिएक्टिव है। ये क्या है, लेस रिएक्टिव। ये नॉर्मली मिट्टी में मिले हैं, खोदो उसको, निकालो, धो लो, सिंपल। इनमें बहुत ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए जो हम बात अगर करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की, तो उसके लिए हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। क्या है, 3 स्टेप्स। जो पहला स्टेप है, तो अगर मैं यहां पे लिखूं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स, तो इसमें हमारे पास है 3 स्टेप। पहला हमारे पास क्या है, एनरिचमेंट ऑफ ओर। ठीक है, दूसरा स्टेप है इसके अंदर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तीसरा क्या है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है, एनरिचमेंट का मतलब देखिए यहां पर क्या है, हमें वो चीजें करनी है जिसमें जो कंटेंट है, जो अमाउंट है मेटल का उस ओर के अंदर, वो क्या करे, बढ़े। यानी कि जो एक्स्ट्रा जो इम्प्योरिटीज हैं वो उसमें से क्या हो, कम हो। फिर हम उसमें से क्या निकालेंगे, हम उसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब वो जो मेटल हमारे पास मिलेगी उसको फिर हमें और रिफाइन करना पड़ेगा ताकि हमें जो प्योरेस्ट फॉर्म है मेटल की वो मिल सके। क्या मिल सके, प्योरेस्ट फॉर्म हमें मेटल की मिल सके। तो ये 3 प्रोसेस मेनली इन्वॉल्व है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में। अब देखिए तो अब हम कैसे करते हैं, यानी कि तो जैसे एक है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और, कॉन्सेंट्रेशन
ऑफ और। ये कुछ नहीं, जैसे गैंग हमने पढ़ा है, गैंग क्या है, जो सैंड पार्टिकल हैं जो एज इम्प्योरिटी हमारा जो और है उसके साथ जुड़े हैं, वो क्या है, गैंग है। तो इनको रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और। गैंग को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और। तो अभी देखते हैं कि जैसे हमने बात करी कि हाईली रिएक्टिव है उनके लिए थोड़ा अलग तरीका है, जो बीच की रिएक्टिविटी है उनके लिए थोड़ा अलग है। तो वो पूरा का पूरा क्या है। तो अब देखिए ये है हमारे पास क्या है, और है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और होगा। उसके बाद देखिए जो हाईली रिएक्टिव है मेटल्स, कौन, जो हाईली रिएक्टिव हैं उसके लिए प्रोसेस हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइसिस। हाईली रिएक्टिव मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं किससे, इलेक्ट्रोलाइसिस से। जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं, बात करें हमने किसे मिलेंगे, वो कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेंगी या सल्फाइड के फॉर्म में मिलेंगी। अगर कार्बोनेट के फॉर्म में है तो क्या होगा, कैल्सिनेशन, क्या होगा, कैल्सिनेशन। और अगर सल्फाइड के फॉर्म में है तो क्या होगा, रोस्टिंग। प्रोसेस क्या है, वही है। कैल्सिनेशन में हम कार्बोनेट को रिमूव करके रिप्लेस करते हैं किससे, ऑक्साइड से। जो रोस्टिंग है उसमें हम क्या करते हैं, सल्फाइड को किससे रिप्लेस करते हैं, ऑक्साइड से। तो अब जो हमारे पास ऑक्साइड मिलेगा, अब हमें तो चाहिए प्योर मेटल, तो इस ऑक्साइड को भी क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको भी हटाना पड़ेगा। तो जो ऑक्साइड है उसको हटाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन करना। क्या करना, रिडक्शन करना। कहीं पर भी ऑक्सीजन जुड़ी है उसको हटाना है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन। तो इसका होगा रिडक्शन। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, जो मेटल हमें मिलेगी उसको हम क्या कर लेंगे, प्योरीफाई कर लेंगे। अब अगर हम बात करते हैं, अब जैसे अगर मैं इसमें एग्जांपल की बात करूं तो जैसे यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ZnCO3 जिंक कार्बोनेट है, ठीक है। और जो यहाँ पर मैं ले सकता हूँ HGS मरकरी, ठीक है। उसको क्या है, सल्फाइड और है, जिंक सल्फाइड भी हो सकता है, यहाँ पर जिंक कार्बोनेट भी हो सकता है और जिंक सल्फाइड भी हो सकता है। तो जिंक हमें एक्सट्रैक्ट करनी है, तरीका क्या है, कैल्सिनेशन करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, फिर क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे और प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो थोड़ी सी जो कम रिएक्टिव मेटल है, लेस रिएक्टिव जो मेटल है, वो मिलेगी हमें सल्फाइड और के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, सल्फाइड और के फॉर्म में। तो सिंपल है, सल्फाइड को रिप्लेस करेंगे ऑक्साइड से, क्या होगा, रोस्टिंग होगा, फिर क्या मिलेगी हमें, ठीक है, मेटल मिलेगी। उसको हम क्या करेंगे, रिफाइन कर लेंगे। तो ये बेसिक से प्रोसेसेस हैं मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के। अब कुछ जो टर्म है वो हमने पढ़ ली हैं, गैंग क्या है, रोस्टिंग क्या है, कैल्सिनेशन क्या है, रिडक्शन भी हमने डिस्कस कर ली। यहाँ पे जो ऑक्सीजन जुड़ी है उसको हटाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। उसके अलावा और क्या है इसमें। अब बात करते हैं हमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के। किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के। तो अब है हमारे पास रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब देखिए हमें जो जितना भी हमने पीछे प्रोसेस किया कि हमने मेटल को हम आखिरी तक ऑक्साइड के रूप में ले आए, फिर हमने उसको रिड्यूस कर दिया, तो बाद में जो मेटल मिले उसके बाद भी हमें उसको रिफाइन करने की जरूरत पड़ती है, ताकि और भी जो इम्प्योरिटीज हैं वो भी उसमें ना रहें। क्यों जरूरत क्यों है, अब देखिए मान लो मेरे पास है कॉपर, ठीक है। अब मुझे बनानी है उसकी वायर। अगर उसकी जो वायर है उसमें प्योर कॉपर ना हो तो दिक्कत है, क्योंकि उसमें से जो करंट फ्लो करेगा उसकी जो मैं कहूँ कि जो स्पीड है, या मैं ये कहूँ कि उसका जो रेजिस्टेंस है, ये तो उसकी स्पीड कम होगी, जो फ्लो होगा करंट का वो कम होगा। या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो उसमें रेजिस्टेंस है वो हो सकता है ज़्यादा हो। तो अगर मुझे ठीक ठाक उसमें करंट का फ्लो चाहिए तो ज़रूरत है कि जो कॉपर मुझे मिला है वो क्या हो, प्योर हो, जिसकी मैं वायर बना सकूं। तो इसके लिए थोड़ी सी और हमें प्योरिटी की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। उसके लिए हम करते हैं रिफाइनिंग ऑफ मैटर। अब ये जो रिफाइनिंग है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट इन्वॉल्व है। अब देखिए इसका जो प्रोसेस क्या है, इसमें हम दो क्या करते हैं, दो स्ट्रिप लेते हैं मेटल की। एक तो वो मेटल जो हमारे पास इम्प्योर है, ठीक है,
मान लो कॉपर है, अगर मैं बात करता हूँ कॉपर की, तो एक स्ट्रिप जो है कॉपर की इम्प्योर जो मुझे प्योर करनी है, एक है जो ऑलरेडी प्योर है। तो एक तो मैं इम्प्योर लूंगा, एक मैं लूंगा उसकी प्योर स्ट्रिप। जो प्योर स्ट्रिप है उसको मैं जोड़ दूंगा नेगेटिव एंड से, यानी कि कैथोड पर। जो इम्प्योर है उसको मैं जोड़ दूंगा कहां पर, एनोड पर। यानी कि ये जो मेरे पास ये इम्प्योर स्ट्रिप है, ये क्या है, प्योर स्ट्रिप है। और जब, और इसके अलावा जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी उसी मेटल का हो। अगर मैं कॉपर की बात कर रहा हूं तो जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट हो वो कॉपर का ही कोई साल्ट सॉल्यूशन हो, जैसे कॉपर सल्फेट, तो वो क्या हो, कॉपर का, या मैं कहूं कि जो मेटल है उसी का क्या हो, साल्ट सॉल्यूशन हो। ये जरूरी है। तो अब जैसे ही मैं इसमें करंट के फ्लो को स्टार्ट करता हूं तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो मेरी एनोड पर जो मेटल है, ये जो एनोड पर मेटल है, यहां से वो धीरे धीरे यहां पर डिपॉजिट होना क्या हो गई, स्टार्ट हो जाएगी। यहां से निकली सॉल्यूशन में से, यहां पर डिपॉजिट होना स्टार्ट होगी। तो यहां पर जो भी मेरे पास मेटल थी, तो यहां पर जो मेरे पास मेटल थी वो क्या होगी, उसकी अमाउंट यहां पर क्या होगी, धीरे धीरे कम होने स्टार्ट होगी, क्योंकि वो कहां पर डिपॉजिट हो रही है, यहां पर। अब इसके अंदर जो इम्प्योरिटी है, इसके अंदर जो इम्प्योरिटी है वो यहां पर सेटल होगी। कहां पर सेटल होगी, देखिए इम्प्योरिटीज में दो टाइप की हो सकती हैं। एक तो वो जो इस सॉल्यूशन में डिजोल्व हो सके, दूसरी वो जो इसमें डिजोल्व ना हो। तो जो डिजोल्व होगी वो तो ठीक है, उसमें मिक्स होंगी, जो डिजोल्व नहीं हुई वो यहाँ पर सेटल हो जाएंगे। तो हमारी अब जो प्योर मेटल है वो कहाँ पर मिल रही है हमें, कैथोड पर। ये प्रोसेस है पूरा पूरा, ठीक है। अभी और जो सॉल्यूशन है यहाँ पर वो कौन सा है, कॉपर सल्फेट है। अगर मैं कॉपर की बात करता हूँ तो, और कॉपर के केस में ही ये जो प्रोसेस है वो ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। और अभी जो यहाँ पर जो इम्प्योरिटी है इसको हम बोलते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं, एनोड मड, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक सारा पढ़ लिया मेटल के बारे में, कि मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। अलग अलग मेटल के लिए थोड़ा अलग अलग तरीका है, उनकी रिएक्टिविटी के बेस पर फिर उनको हम रिफाइन करते हैं। तो हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है मेटल और नॉन मेटल के बारे में। जैसे जैसे हम जैसे फर्दर प्रोसीड करेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं वहाँ पर आपको चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर नजर आएंगी, और नए नए कंसेप्ट और हम वहाँ पर सीख रहे होंगे। और इनके बारे में अगर आपको डिटेल से पढ़ना है कि ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, तो वो हम जैसे मतलब नेक्स्ट क्लासेस हैं 11th 12th, वहाँ पर इन ये सब सारी चीज़ें थोड़ा सा और इलेबोरेटिव वे में है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।